नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। हम कोलकाता के सियालदा इलाके में मौजूद हैं और आज मेरे पास ये 5 अखबार हैं जो कोलकाता से छपते हैं। ये टेलीग्राफ है, ये प्रभात खबर है, हिंदी का अखबार, ये सनमार्ग है, कोलकाता के सबसे पुराने अखबारों में से ये वर्तमान है, बांग्ला का अखबार है, ये नित्यानंद गायन है, नित्यानंद गायन बताएंगे। और ये यहाँ का सबसे मशहूर अखबार आनंद बाजार पत्रिका। क्या कहते हैं ये अखबार? हम तो जो देख रहे हैं बंगाल के चुनाव को वो देख ही रहे हैं, लेकिन अखबार क्या कहते हैं और यहाँ के चुनाव के बारे में जो माहौल बनाया गया है कि ये मोदी बनाम ममता है पूरी तरीके से चुनाव। तो सबसे पहले विश्व दीपक, अगर हम टेलीग्राफ को उठा लें, मेरा भी पसंदीदा अखबार है, आपका भी पसंदीदा अखबार है, तो इसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि अब ये चुनाव जो है बंगाल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दरअसल अब केवल नंदीग्राम का चुनाव है। देखिए, और ममता की हार में बीजेपी की जीत है, एक सीट पर सारा चुनाव सिमट कर रह गया है। सो कॉल नेशनल मीडिया जिसे हम कहते हैं वो कल से नैरेटिव बनाने में लगी हुई है। बीजेपी की पूरी ट्रोल मैं कहूँगा आप थोड़ा तेज बोलें क्योंकि हम सड़क पे बैठे हुए हैं। ये सो कॉल जो नेशनल मीडिया है वो कल से ये नैरेटिव बनाने में लगी हुई है कि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार रही हैं। और जब आप वॉर में होते हैं तो इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, आप ऐसा दुष्प्रचार करते हैं ताकि जो विरोधी सेनाएं हैं उनमें हताशा फैले। लेकिन अगर आप तथ्यों की बात करें, आंकड़ों की बात करें, जो डेटा है वो ये बताते हैं कि नंदीग्राम में ना तो ममता बनर्जी हार रही हैं और ना ही बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना इतना आसान होगा। बीजेपी को फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंदीग्राम की सीट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 25% वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है जिन्होंने लगातार टीएमसी को बैक किया, टीएमसी को वोट किया 2016 में भी, 2019 में भी। ये बात सही है कि वहाँ पे मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। ये बात सही है कि वहाँ 2019 में बीजेपी को फायदा हुआ, थोड़ा सा सर्ज हुआ, लेकिन आपको मैं बूथ वाइज डेटा बता रहा हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में हो सकता है थोड़ा बहुत आप इस पे मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में काफ़ी अहमियत रखती है। अगर आप 2016 की बात करें तो 2016 में 271 पोलिंग बूथ नंदीग्राम में थे, जिसमें से कि 271 में से आप ये समझिए कि इसमें से 270 पोलिंग बूथ में ममता बनर्जी की पार्टी को 40% से ज़्यादा वोट मिले। 255 बूथों में से 50% से ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, 2019 में थोड़ा सा बीजेपी को सर्ज हुआ और 40% वोट मिले इनको 200 ममता बनर्जी की पार्टी। कुल मिलाकर ये है ना कि ममता बनर्जी की हार जो है वो असंभव परिघटना आपको लग रही है? मेरे हिसाब से लगता है कि ये असंभव होगा क्योंकि वहाँ पे 25% आबादी है मुसलमानों की और बूथ लेवल पे टीएमसी का काडर काफ़ी मजबूत है और टीएमसी उतनी ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ चुनाव लड़ रही है जितनी के साथ बीजेपी। नित्यानंद, ये बांग्ला के अखबार क्या कह रहे हैं? देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें कन्वर्सेशन है ममता बनर्जी और वहाँ के पुलिस कमिश्नर के बीच में। उसमें है, देखिए दोनों अखबार मेरे पास है, आनंद बाजार पत्रिका पुराना है सबसे और वर्तमान है। दोनों में लीड में जो हेडिंग दिया उसने कहा कि ममता का दावी है, जिसमें ममता ने ये दावा किया है, मतलब जीत का वो किया है कि मैं इतने बावजूद, क्योंकि जो इसमें है कि हिंसा बहुत हुई है, बीजेपी जहाँ भी रही है, ये लगातार खबरें आई हैं, वहाँ पे हिंसा हुई है विपक्ष के साथ और ये आरोप लगते रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से ममता ने इसके बावजूद कहा कि मैं जीतूंगी, जीतने का दावा किया है। दूसरी बात है कि इसमें ममता ने केंद्र पे हिंसा के लिए आरोप लगाया है, पुलिस पे आरोप लगाया है और उसमें जो चुनाव आयोग है उनकी जो चुप्पी है उस पर भी कटाक्ष किया है। सबसे बड़ी बात है कि ममता ने ये कहा कि मुझे अपनी जीत की परवाह नहीं है, मुझे लोकतंत्र की चिंता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा है, तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप भीतर के अखबारों में जाते हैं, या सिर्फ नंदीग्राम में नहीं, ये हिंसा कल उधर भी हुआ है, सुंदरबन एरिया में 24 परगना में, वहाँ पे भी हिंसा की खबरें हैं। तो कुल मिला के दूसरी बात है कि देखिए कि ममता को लेके जो डर है वो बीजेपी नेताओं की जो भाषा है, आपको उस पर गौर करना पड़ेगा। भाषा की जहाँ तक बात, हम विश्व दीपक अगर समझें इस बात को, तो नरेंद्र मोदी की सभा थी जयनगर में, वहाँ उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की भाषा बता रही है कि वो चुनाव हार चुकी हैं। तो कुल मिलाकर संस्कृति और भाषा की लड़ाई तो है, ये दोनों तरफ से ये बात समझ में आ रही है। चुनाव के बाद केवल इतना पता चलना है कि ममता बनर्जी का जो कल्चर और भाषा को लेकर उनका जो नज़रिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो नज़रिया है कल्चर और भाषा को लेकर, उसमें से बंगाल की जनता किसको चुनती है। मेरा मानना ये है कि बंगाल की जो
बंगाल का जो सब नेशनलिज्म है वो बहुत ही मजबूत है। हम जानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था, तो भाषा और संस्कृति को दरकिनार करना यहाँ पे एक बहुत बड़े तथ्य को अंडर प्ले करना होगा। भाषा और कल्चर, यहाँ की बंगाली कल्चर, बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली नेशनलिज्म, बंगाली, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है यहाँ पे, और ममता बनर्जी उसको रिप्रेजेंट करती है। रही बात की जैसे मोदी ने कहा कि इनको अपनी भाषा पे ध्यान देना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी उनकी तरफ से अतिशयोक्ति का मतलब एक्सपेक्टेशन है। ये वो खुद अपने लोगों पे देखे। मैंने अभी पढ़ा, अखबारों में पढ़ा, टेलीग्राफ में ने भी लिखा है, और हिंदी के और बांग्ला के अखबारों में भी लिखा है कि शुभेंदु अधिकारी ममता को पहले दीदी बोलते थे, और चुनाव होने के बाद उन्होंने उनको आंटी और बेगम बोलना शुरू कर दिया। एक डायलॉग है वहाँ के पुलिस अफसर और ममता के बीच में, वो आप हमारे दर्शकों को बता देंगे। मुझे याद है कि कल ममता जब वहाँ पहुँची वोटिंग बूथ पर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हंगामा हो रहा था 200 मीटर के दायरे में, जो नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि ये सब आप लोग करा रहे थे। तो पुलिस अधिकारी ने एक मुख्यमंत्री से इस तरह से बात किया कि उन्होंने अपना कॉलर ऊंचा करके कहा कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसमें दाग नहीं आने दूंगा, वर्दी पर दाग नहीं आने दूंगा। और ममता ने कहा लोकतंत्र पर दाग। हाँ, ममता ने कहा कि आपने बिना मतलब में बिना वजह जो है नंदीग्राम को आपने इंटरनेशनल इशू बना दिया। अच्छा, मैं कहूँगा आप ये ट्राम दिखाइए, ये हमारे दर्शकों के लिए, ये कोलकाता की लगभग 100 साल पुरानी सवारी है, और मुझे नहीं मालूम कि अगली बार जब तक हम लोग आएंगे विश्व दीपक तो ये सवारी हम देख पाएंगे कि नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कोलकाता का। कोलकाता का ये बहुत बड़ा, हाँ, कोलकाता की पहचान है ये ट्राम। इसको अंग्रेजों ने शुरू किया था, और दुनिया में आज भी, मैं कई यूरोप के लगभग सारे देशों में घुमा हुआ हूँ, मैं आपको बता दूं कि हर जगह ये ट्राम चलती है सिवाय भारत के। भारत में जो तथाकथित विकास है, हमने विकास के दौर में हमने इन सस्ती और सुलभ साधनों को बंद कर दिया है। अब देखिए, अगर इसको प्राइवेटाइज, अच्छा, विकास कमाल की चीज है कि विकास जब भी आता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। आम आदमी बहुत परेशान हो जाता है। विकास, हाँ, पीपीएफ की ब्याज दरें घट जाती हैं। ये टेलीग्राफ में बहुत अच्छी हेडलाइन लगाई है, टेलीग्राफ के संपादक वाकई इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दे ट्रीट वोटर्स लाइक अप्रैल फूल। 1 अप्रैल को चूंकि ये बात आई थी, तो उन्होंने कहा कि जो लघु बचत योजनाओं की में ब्याज दरें घटाई गई हैं, जनता को सरकार बेवकूफ समझती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है एक अखबार के नजरिए से अगर सोचे तो। अगर बिल्कुल अखबार के नजरिए से भी देखें और वैसे भी देखें, तो इस सरकार के अगर आप 6 साल का मूल्यांकन करें तो आप पाते हैं कि इसके चाहे नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे इनका ये ब्याज दर घटाना हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, इसका सबसे ज्यादा असर किन वर्गों पे पड़ता है? उन्हीं लोगों पे, इन वर्गों पर। सक्षम दिखाइए कि ये जो आप देख रहे हैं, मूंगफली का दाना और ये चूल्हा चढ़ा हुआ और ये छोटी सी दुकान, इससे कई परिवार चलते हैं। ये बाकायदा, हाँ बोले। इसमें ये है कि ये तो आप यहाँ दिखा रहे जो गली में है, आप जहाँ हम रह रहे हैं, देखिए जो फुटपाथ पर है, आधे से ज्यादा जी, आप बंगाल में जो अगर सब अर्बन जो लोकल ट्रेन चलती है, उस प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रेलवे का निजीकरण जो शुरू हुआ है, जिसमें जिस तरह की चीजें हुई हैं, उसके बाद वो लाखों लोग उनकी जिनकी जीवनी उससे चलती है। क्या जब ये इनके विकास की जो परिभाषा जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, वो हमने देखा कि इन्होंने उजाड़ा है ना, उजाड़ देते हैं, उसके बाद वो अब तमाम जगह पे देख लीजिए, ठीक है, वो तमाम जगह पे चीज़ें हुई है। और अभी बंगाल, कलकत्ता में आप देख रहे हैं जो शहर में उनके जीवन, मतलब लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे फुटपाथ पे जिनकी ज़िंदगी वो होती है। तो सवाल ये है, आज सिर्फ एक चीज बात है कि इसमें, और ये दुकान खुली, देखिए ये शानदार किस्म, पढ़ाई लिखाई, ये मेरे ख्याल से ये छापे खाने का इलाका है। क्या दादा, ये सब छपाई की चीज़ें हैं? हाँ, छपाई की। अच्छा, ये कितनी पुरानी दुकान है? 40 साल हो गया। 40 साल। और ये इसमें क्या क्या छपता है? इसमें तो न्यूज़ प्रिंट का दुकान है, कोई मैगजीन छपता है, कुछ डुप्लीकेटिंग पेपर में देता है। क्या बात है? बिल वाउचर का डुप्लीकेटिंग होता है। बताइए, हम अखबार लेकर बैठे हैं और ये न्यूज़ प्रिंट की दुकान के सामने, मतलब आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और आप ऐसे करते रहें। और ये जो है, ये कोलकाता का लोकल केक है। ये चाय के साथ लोग इसको खाते हैं। ये दादा देखिए चाय देने आ गए हैं। हाँ, ये केक आपको गुजरात में नहीं मिलेगा और विकास में भी नहीं मिलेगा। तो नवीन जी, मैं एक बात आपको कह रहा था कि जो इसमें जो संपादकीय हैं, उसमें भी इस चीज को लेके लिखा है कि जो इनकी विकास की जो परिभाषा है, उन्होंने इसमें ये नहीं कहा कि कैसे वो विकास करेंगे, इसकी कोई वो नहीं दी है। ये इसके जो है आनंद विहार के संपादकीय में आज है। क्या बात है? हाँ, ये उन्होंने लिखा है कि उसकी कोई वो नहीं दी है, विस्तार से नहीं बताया कि कैसे। कुल्हड़ की चाय लीजिए, दिल्ली में आपको इसके लिए अतिरिक्त पैसे चुकाने पड़ते हैं, और यहाँ के लिए ये संस्कृति और सभ्यता और कल्चर का मामला है। तो केक के साथ हम लोग चाय का आनंद लेते हैं।
नित्यानंद और चाय पे चर्चा नहीं होगी ये अखबार हाँ, पे इसको हम चाय पर चर्चा नहीं कहेंगे, ये इसको हम कहेंगे कसम कलकत्ते की, कि कलकत्ते के लोग कैसे सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, अपनी राजनीति के बारे में, अपने सियासतदानों के बारे में और सबसे ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में। तो कल किसी और नुक्कड़ पर मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे अखबारों को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल का चुनाव आखिर जा कहाँ रहा है। इस वक्त के लिए आर्टिकल 19 पर इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।